अब क्या हुआ? अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी? एक ही तो मुसीबत है यार, और क्या है। अच्छा, फिर से खाने की है क्या? हाँ यार, अभी तक तो शादी की थकावट का बहाना लगाकर बाहर से खाना मंगवा रही थी, किसी को कुछ परेशानी नहीं थी। लेकिन अब क्या करूँ, अब तो ये बहाना भी नहीं लगा सकती हूँ मैं। एक काम कर तू, सभी को ये कह दे कि बाहर का खाना तो खा खा के बहुत से लोग बोर हो जाते हैं। हम ऐसा खाना खाएंगे ना जो घर जैसा होगा, लेकिन घर में बना के नहीं खाएंगे, हम खाएंगे रेस्टोरेंट का खाना। ये बोलियो तू, और उसका टेस्ट भी ना घर जैसा आएगा बिल्कुल। और याद है ना तुझे हम कहाँ जाते थे रेस्टोरेंट में, वहीं ले जाइयो। अरे हाँ, सही कह रही है तू। शादी से पहले हमने कितनी बार ऐसी जगह जा जाकर घर के खाने जैसा स्वाद लिया है। तूने तो एक बार फिर से मुझे बचा लिया। अरे मैडम, दोस्ती में ना नो थैंक यू और नो सॉरी। निशा की शादी राहुल नाम के लड़के से होती है। राहुल अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता है। शादी के बाद निशा बहू बनकर राहुल के घर आती है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो निशा की मुसीबत पड़ने वाली थी, क्योंकि निशा को खाना जो बनाना नहीं आता था, और ये बात किसी को पता न लग जाए, इसके लिए वो क्या क्या तरीके आजमाती है, चलिए जानते हैं। निशा बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो खाना तो तू ही बनाएगी, लेकिन साथ ही कुछ मीठा भी बना लेना, शगुन भी हो जाएगा। ओ नो, खाना! हे भगवान, अब इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अरे यार, जिस काम से आज तक बचती आई थी, वही काम करने को दिया जा रहा है मुझे। बहू, किस सोच में पड़ गई? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं खाना भी बना लेती हूँ और कुछ मीठा भी बना लेती हूँ। अब क्या करूँ मैं? अगर इन्हें पता चला कि मुझे कुछ भी खाना बनाना नहीं आता, फिर तो ये मुझे अभी से ताने मार मार कर परेशान करना शुरू कर देंगे। एक काम करती हूँ, मीना से फोन कर कर पूछती हूँ कि क्या किया जाए। इतना सोचकर निशा अपनी दोस्त मीना को फोन लगाती है और बात करती है। हेलो यार मीना, एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई। क्या बात है यार, शादी के पहले दिन ही तूने कुछ कांड कर दिया क्या? अभी तक तो कांड कुछ भी नहीं किया, लेकिन हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अरे बता भी, क्या कर दिया तूने? यार, वो तुझे तो पता है ना कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, और यहाँ तो पहली रसोई के नाम पर मुझे इतने सारे खाने के ऑर्डर मिल चुके हैं। अब तू ही बता कि मैं क्या करूँ। अब घर तो मैं ऑर्डर करके ही खाना मंगवाती थी। अब उन लोगों ने तुझे ऑर्डर कर दिया तो तू कहीं और ऑर्डर कर दे। मतलब? अरे गधी, मेरे कहने का ये मतलब है, उन्होंने ऑर्डर कर दिया तो तू बाहर से मंगवा लेना। और हाँ, ध्यान दियो कि किसी को पता न चल जाए, और अगर ऐसा हो गया ना तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ओह गॉड निशा, यू आर द बेस्ट। अरे ऐसे ही थोड़ी ना तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं। चल अब ऑर्डर करने दे। इतना कहकर निशा फोन रख देती है और अच्छा सा रेस्टोरेंट देखती है, और वहाँ से सभी के लिए खाना और साथ में देसी घी का मूंग का हलवा भी मंगवा लेती है। अब सभी अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, तो निशा के लिए आसान हो जाता है ऑर्डर किया गया खाना रिसीव करना। तभी निशा का देवर राजन, उसकी आवाज आती है। भाभी यार, खाना बन गया है तो दे दो मुझे, बहुत तेज भूख लग रही है। वैसे तो तुझे घर का खाना भाता नहीं, लेकिन आज तुझे भूख लग गई। अरे ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे मेरी भाभी खाना बना रही है तो फिर तो खाना बनता है। वैसे भी माँ, मैं घिया तोरी टिंडा खाकर बहुत पक गया था, इसलिए मैं बाहर का खाना खाता था। चल अच्छा है, कम से कम अब बहू के आने के बाद तू घर का खाना खाना शुरू तो करेगा। निशा बहू, बेटे के लिए खाना लगा दे। जी माँ जी, बस अभी लगा रही हूँ। निशा सभी के लिए खाना लगा देती है। सास ससुर राहुल राजन सभी आकर बैठकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। क्या बात है, पहले दिन शाही पनीर, गार्लिक नान, मूंग दाल का हलवा, मजा आ गया। वाह भाभी, इसकी खुशबू क्या कमाल की है, मुझसे तो रुका नहीं जाता। तो खाओ ना बेटा, और याद रखना कि पहली रसोई पर बहू को गिफ्ट देना भी बनता है। हैं, गिफ्ट? हाँ हाँ, पापा खिंचाई कर रहे हैं, गिफ्ट तो वो और माँ देंगे। चलो अब खाओ। सभी खाना खाते हैं और खाते ही सबके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अरे यार, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो कि मजा ही आ गया। अरे इसका स्वाद तो जाना पहचाना लगता है, ऐसा लगता है जहाँ से मैं खाता था ये तो वहीं से आया है।
वो देवर जी, इतना अच्छा तो मैं बना ही लेती हूँ। बहू खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। चलो अच्छा है, अब खाने में कम से कम हर रोज बढ़िया बढ़िया खाना तो मिलेगा ना। सभी लोग निशा के खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो खाना निशा ने बाहर से मंगवाया होता था, इसलिए खुश होने की जगह वो परेशान हो रही थी कि वो क्या करेगी। पहली रसोई की रस्म तो पूरी कर ली। अगले दिन उसकी सास फिर से कहती है, बहू कल की तरह ना कुछ अच्छा सा बना ले खाने में। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम कहीं बाहर खाना खाने जाएं। वो क्या है ना कि कल तो पहली रसोई की रस्म की वजह से मैंने खाना बना लिया था, लेकिन अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ शादी की वजह से। अच्छा अच्छा ऐसा है, चल कोई बात नहीं बहू, बाहर से ही मंगवा लेते हैं। तू परेशान मत हो, ऑर्डर कर दे, तू जा आराम कर ले, जब खाना आ जाए तो बता देना। थैंक यू सो मच माँ जी, मैं अभी सभी के लिए खाना मंगवाती हूँ। अब निशा को तो परमिशन मिल चुकी थी, बाहर से खाना मंगवाने के लिए वो सभी के लिए खाना मंगवाती। अब शादी नई नई हुई थी तो कोई भी निशा को कुछ नहीं कहता, सभी बाहर का खाना खाकर खुश रहते। फिर एक दिन की बात है, सभी लोग बैठे हुए थे और सोच रहे थे कई दिनों से बाहर का खाना खा खा कर बोर हो गए हैं, तो घर पर क्या बनवाया जाए बहू के हाथ का। भाभी सिंपल सी दाल या राइस बना लो। नहीं, रोटी और दाल बनवा लेते हैं। चुप कर जाओ तुम दोनों, मैं सोच रही हूँ कि सभी के लिए दलिया बनवा लेती हूँ। ये क्या, हम बीमार हैं जो तुम हमें दलिया बना के खिलाओगी? अब क्या करूँ, मैं तो बुरी फंसी। सभी की अलग अलग फरमाइशें आ रही हैं। हे भगवान, मैं कैसे क्या करूँगी। मीना को फोन करके आइडिया मांगती हूँ। आप लोग डिसाइड कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। निशा अपने कमरे में जाकर फिर से मीना को फोन करती है। अब क्या हुआ? अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी? एक ही तो मुसीबत है यार, और क्या है। अच्छा, फिर से खाने की है क्या? हाँ यार, अभी तक तो शादी की थकावट का बहाना लगाकर बाहर से खाना मंगवा रही थी, किसी को कुछ परेशानी नहीं थी। लेकिन अब क्या करूँ, अब तो ये बहाना भी नहीं लगा सकती हूँ मैं। एक काम कर तू, सभी को ये कह दे कि बाहर का खाना तो खा खा के बहुत से लोग बोर हो जाते हैं। हम ऐसा खाना खाएंगे ना जो घर जैसा होगा, लेकिन घर में बना के नहीं खाएंगे, हम खाएंगे रेस्टोरेंट का खाना, ये बोलियो तू। और उसका टेस्ट भी ना घर जैसा आएगा बिल्कुल। और याद है ना तुझे हम कहाँ जाते थे रेस्टोरेंट में, वहीं ले जाइयो। अरे हाँ, सही कह रही है तू। शादी से पहले हमने कितनी बार ऐसी जगह जा जाकर घर के खाने जैसा स्वाद लिया है। तूने तो एक बार फिर से मुझे बचा लिया। अरे मैडम, दोस्ती में ना नो थैंक यू और नो सॉरी। निशा बाहर आती है और सभी से कहती है, आप सभी को अलग अलग खाना खाना है ना, तो मैं आज आप सभी को एक ऐसी जगह लेकर चलूंगी जहाँ बिल्कुल घर के जैसा खाना मिलेगा। जिसको जो खाना है खा सकता है वो। फिर से बाहर का खाना? अरे यार, फिर से नहीं खाना वो खाना। अरे अरे, वो बाहर का नहीं है। अब एक बात बताइए, आपको दाल रोटी खानी है, राजन को दाल राइस खाना खाना है, माँ जी को दलिया खाना है, और पापा जी अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं। कोई मेरे बारे में भी तो सोचो ना, मैं कैसे इतना सारा खाना अकेले बनाऊंगी। बहू कह तो सही रही है, इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाएगी वो। वैसे भी किचन में खड़े होकर काम करने में घंटों लग जाते हैं और खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो फिर ठीक है, हम बाहर चलते हैं। राजन, गाड़ी निकालो बेटा, हम बहू की बताई हुई जगह पर चलते हैं। यस पापा जी, और वो जगह ऐसी है ना कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं बाहर का खाना खा रहे हैं या फिर मसालेदार खा रहे हैं। वो बहुत ही सिंपल खाना देते हैं लोगों को। निशा सभी को ऐसी जगह लेकर जाती है जो गांव जैसा खाना दे रहा था। वहाँ पर जाकर सभी को अच्छा लगता है और सभी अपनी अपनी पसंद का खाना खाते हैं और सभी को खाना बहुत पसंद आता है। यार तुम कमाल हो, कैसे तुम ऐसी ऐसी जगहों का पता कर लेती हो? भाभी यार, मैंने तो बाहर का हमेशा खाया था, पर यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। वैसे ये जगह है तो बहुत अच्छी, मजा आ गया। अब तूने तो कभी हमें कुछ खिलाया ही नहीं है। बहू के आने के बाद कम से कम बाहर के खाने का स्वाद तो पता चल रहा है ना। अरे सबको अपनी अपनी परी है। अरे कोई मेरी भी तो सोचो, अरसा हो गया था ये सब खाए। अरे राहुल की शादी में खाने का टाइम तो मुझे मिला ही नहीं था, लेकिन मेरी बहू ने सारी कसर पूरी कर दी। इन सबको इसकी पड़ी है और मुझे तो ये चिंता है कि अब अगले दिन क्या करूँगी। सभी खाना खाकर घर पर आ जाते हैं, लेकिन अब तो निशा जैसे तैसे बच रही थी, लेकिन उसके लिए मुसीबत अब और भी होने वाली थी।
क्योंकि वो कितने ही दिन बाहर से खाना मंगवाकर सबको बेवकूफ बना पाती। बहू, निशा बहू, अभी उठी नहीं है क्या बेटा? जी माँ जी, अभी आती हूँ। निशा आती है। जी माँ जी, कहिए। बहू चल, आज मैं तेरे साथ किचन में खड़े होकर खाना बनवाती हूँ। मैं भी तो देखूं कि तू खाना कैसे बनाती है। वो माँ जी, आप साथ में आप क्यों परेशान होती हो? रहने दीजिए, मैं सब कर लूंगी। नहीं बहू, मैं साथ में बनवाती हूँ, चल। अब निशा बहुत परेशान हो चुकी थी कि अब तो वो पकड़ी जाएगी और उसकी सासू से बहुत सुनाएगी। तब निशा विमला के साथ किचन में जाती है और निशा को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि विमला उसे बताती है, अब तेल पक जाने पर प्याज डालो, गरम मसाला डालो, मसाला पक जाए तो सब्जियां डालो। और बिना निशा को पता लगे विमला उसकी सच्चाई जानती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता और वो उसे खाना बनाना सिखाती है। वाओ माँ जी, ये तो बहुत आसान था। हाँ बेटा, चल अब खाना परोस दे सभी को। निशा डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगाती है तो विमला सोचती है कि बेचारी को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन सास की डांट के डर से वो अभी तक ये बात नहीं बता पाई थी। और वो भी कितनी पागल थी, इतना सारा खाना बनाने का बोझ उस पर डाल दिया। आज ये खाने में माँ के हाथ का स्वाद क्यों आ रहा है? माँ, क्या तुमने खाना बनाया है? नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया है, बहू ने ही बनाया है खाना। मैं क्यों बनाऊंगी? अब जब घर में बहू है तो बहू ही तो खाना बनाएगी ना। चलो कोई भी बनाए, हमें तो खाने से मतलब है। अरे बेटा, तुझे तो होगा ही ना। अरे बाहर के खाने के पैसे जो बच रहे हैं। रमेश की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद विमला हर रोज निशा को ऐसे ही साथ खड़े होकर खाना बनाना सिखाती, लेकिन निशा को अभी तक ये बात पता नहीं चली थी कि उसकी सास जान चुकी थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता, बल्कि निशा तो ये सोचती थी साथ में खड़े होकर खाना बनवाती है और खाना बनाना उसे आ भी गया था और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन इस बात से निशा को बुरा लगता है कि उसकी इतनी अच्छी सास है और वो उनके साथ धोखा कर रही है। तब वो सोचती है कि वो अपनी सास को सब कुछ बता कर रहेगी। माँ जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। कहो बहू, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? देखिए माँ जी, मुझे नहीं पता कि आप क्या रिएक्ट करेंगी, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? यही बताना है ना कि तुझे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए तू बाहर से मंगवाती थी। हाँ माँ जी, वो क्या? आपको कैसे पता माँ जी? वो तू परेशान क्यों होती है? मैं बहुत पहले से जानती थी कि तुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए मैं ही तेरे साथ किचन में खड़े होकर खाना बनवाती थी। वो मैंने तेरी और तेरी दोस्त की बात सुन ली थी। माँ जी, मुझे माफ कर देना प्लीज। वो आपकी डांट की डर की वजह से मैं सच नहीं बता पाई। मैं नाराज नहीं हूँ बेटा, मुझे तो तुझसे माफी मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से तुझे इतने दिन परेशान होना पड़ा। आप तो कितनी अच्छी हो सच में माँ जी। अगर हर किसी के सास आप जैसी हो ना, तो किसी घर में सास बहू की लड़ाई नहीं होगी। इस तरह विमला अपनी बहू की मदद करती है और निशा को बहुत खुशी होती है कि उसे कितनी अच्छी सास मिली है जो उसे माँ की तरह समझती है। और निशा को खाना बनाना नहीं आता था, ये बात घर में भी किसी को पता नहीं चल पाई और फिर हमेशा ही निशा ने अपने हाथों का खाना बनाकर सभी को खिलाया। ये कहानी है काजल की, जो अपनी माँ राधा और पिता सुमित के साथ रहा करती थी। काजल की उम्र अब शादी की हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए अब तक कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा था। ऐसे ही एक शाम सुमित उदास घर आता है। क्या बात है सुमित जी, आज आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। कोई बात हुई है क्या? अब क्या बताऊं राधा, अरे हमारी काजल के लिए लड़के देख देख कर मैं थक चुका हूँ, लेकिन कोई भी हमारी काजल से शादी नहीं करना चाहता। अरे कोई भी रिश्ता देख लो, वो भी मना कर देते हैं। आखिर हमारी बेटी में कमी क्या है? अरे उसकी उम्र होती जा रही है, अगर ऐसा ही रहा तो हमारे जाने के बाद हमारी बेटी का क्या होगा? आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई लड़का मिलता भी है तो हमारी काजल ड्रामा करने लगती है। कभी किसी को नाटा बताती है, कभी किसी को मोटा बताती है, तो कभी किसी के रंग को लेकर बोलती है। अब इसको अंग्रेज ही चाहिए क्या? हम कहाँ से लेकर आएंगे इसके लिए लड़का? ये जैसा लड़का चाहती है, इसे ऐसा लड़का मिल ही नहीं पाएगा। दोनों पति पत्नी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर काजल आ जाती है और कहती है, मम्मी पापा, आप क्यों मेरी शादी की टेंशन लेते हो? अरे अभी मेरी उम्र थोड़ी ना हुई है। आपको पता है ना, आजकल लोग अपनी बच्चों की शादी ना
30 या फिर 35 साल में करते हैं, लेकिन एक आप हैं कि अभी से हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गए हो। बेटा, अगर हम तेरे पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ेंगे ना, तो तू जिंदगी भर ही हमारे सर पे बैठ के नाचेगी। 26 साल की हो गई है और साथ साथ तेरे चेहरे का रंग भी उतरा जा रहा है। अब शादी कब करेगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो? क्यों इतना टेंशन ले रही हो माँ? मेरी शादी जब होनी होगी ना तब हो जाएगी, आप बेफिक्र हो जाओ। अरे जिस माँ बाप की बेटी जवान हो और घर में बैठी रहे, अरे उसके बाप पर और माँ पर क्या बीतती है वो ही जानते हैं। वो बेफिक्र रहे तो कैसे रहे। अरे इतना अच्छा लड़का था वो भी मना करके चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्या पाप किया है मैंने जिसकी सजा मेरी बिटिया को मिल रही है। क्या उस लड़के ने भी मना कर दिया? लेकिन क्यों? अरे वो इसीलिए मना कर दिया क्योंकि हमारी बेटी उनसे 2 महीने ज्यादा की थी। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। अब उस लड़के से मैं बड़ी निकल गई तो इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। उस लड़के की माँ को बोल देते ना, 2 महीने पहले पैदा कर देती, सेम उम्र हो जाती तो हम दोनों साथ में शादी भी कर लेते। काजल, चुप करके तू अपने कमरे में चली जा यहाँ से। माँ की बात सुनकर काजल अब चुपचाप कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ काजल के लिए रिश्ता ढूंढ पाना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसी एक दिन काजल अपनी माँ राधा के साथ बैठी होती है कि तभी राधा की नजर काजल के बालों पर जाती है। हे भगवान, काजल तेरे बाल भी सफेद हो रहे हैं। हाय राम, मेरी बेटी भरी जवानी में बूढ़ी हो चली है। अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है और इसके बाल सफेद हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान। अरे मेरी प्यारी माँ, जस्ट चिल ना। बाल ही तो सफेद हुए हैं ना, इनमें मैं एक काम करूँगी, मेहंदी लगा लूंगी, हो जाएंगे दोबारा से वैसे ही। अरे कब तक मेहंदी लगाकर तू इस तरह अपने बालों को कवर करेगी? जब तक हो सके। काजल की बात सुनकर राधा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते 1 साल और बीत जाता है। अब काजल 27 साल की हो चुकी थी। ये देख सुमित और राधा काफी टेंशन में आ जाते हैं। पर तभी राधा की बहन कविता काजल के घर जाती है और अपनी बहन राधा को गले लगाती है। हाय हाय भगवान, झूठ ना बुलवाए जीजी, 5 साल के बाद आपके गले लग रही हूँ। वैसे भी शादी के बाद तो सारे रिश्ते छूट ही जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके गले लगकर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कविता तेरे गले लगकर। भगवान, झूठ ना बुलवाए जीजी, आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? देखिए ना, आपका चेहरा कैसे मुरझा गया मुझे देखकर। नहीं कविता, ऐसा नहीं है। मैं तो बस हमारी काजल के टेंशन में हूँ। अरे जीजी, आप उसकी टेंशन क्यों ले रही हैं? भगवान झूठ ना बुलवाए, लेकिन मेरे पास इतना अच्छा रिश्ता है, आप मना ही नहीं कर पाएंगी। अरे हमारी काजल को बहुत पसंद आएगा वो लड़का। घर का एक लौता बेटा है, अमीर बाप की एक लौती औलाद है। बाप तो है नहीं उसका, लेकिन हाँ उसकी एक बहन है, पर शादीशुदा है, लेकिन वो अपने ससुराल में रहती है। अब कविता ये बात बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर काजल आ जाती है और अपनी मौसी को जवाब देते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है मौसी जी, तो देरी किस बात की है? लगाइए पता उस लड़के का, आखिर मैं भी तो देखूं कि कितना रईस है वो। बेटा, बात तो मैं कर लूं, लेकिन कहते हैं ना 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती ना, वैसे ही बात इस लड़के की भी है। मतलब हम कुछ समझे नहीं। जीजी, लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना उसकी उम्र जो है ना वो कम है। ज्यादा उम्र का नहीं है मतलब क्या? आप कहना क्या चाहती हो, मैं कुछ समझी नहीं। भगवान झूठ ना बुलवाए जीजी, लेकिन जैसे हमारी काजल 27 साल की है, वैसे ही वो लड़का 22 साल का है, यानी कि 5 साल का फर्क है दोनों में। मौसी जी, एज जस्ट अ नंबर। अरे अगर लड़का अच्छा होगा तो मुझसे शादी करने के लिए क्यों ही मना करूंगी? देखो जीजी, काजल ने तो हाँ कर ही दी है, लेकिन आपकी मंजूरी भी तो जरूरी है। अब मेरी बेटी को ही कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन फिर भी मैं सुमित से बात करूंगी। अरे भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शादी की बात को आगे बढ़ाओ। वो बात तो ठीक है जीजी, लेकिन आपको छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा लड़के वालों से। झूठ? कैसा झूठ? राधा और काजल की बात सुनकर कविता उन दोनों को धीरे से कुछ कहती है, जिस पर राजी होकर दोनों उसकी बात में हामी भर देती हैं। इस तरह बहुत जल्द ही कविता काजल का रिश्ता रवि के घर लेकर जाती है और बहुत जल्द रवि अपनी माँ के साथ काजल को देखने के लिए उसके घर आता है। काजल को देख कुंती उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेती है
और वहीं रवि की नजर तो काजल से हटती ही नहीं। अरे वाह राधा बहन, तुम्हारी बेटी तो सचमुच कोहिनूर का हीरा है, हीरा। हमें तो लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। बहन जी, अगर मेरी लड़की कोहिनूर है ना, तो आपका लड़का भी कुछ कम नहीं है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। इस तरह दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है। वो इस शादी से बेहद खुश थी। समय यूं ही गुजरता है। गुजरते समय के साथ रवि और काजल की शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। लेकिन कहते हैं ना, 100 दिन सुनार के और 1 दिन लोहार के, यानी कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो एक दिन पकड़ा ही जाता है। और ऐसा ही कुछ काजल के साथ भी हुआ। अरे क्या बात होगी कुंती बहन, जब से बहू आई है तब से तुमने अपनी शक्ल दिखाना बंद कर दिया हमें। अब क्या करूं बहन, मेरी बहू ना मुझे बाहर जाने ही नहीं देती। पूरा दिन खुद मुझसे बातें ही करते रहती है और मुझे बाहर आने का ना समय ही नहीं मिल पाता। अच्छा तो ये बात है, अच्छा लगा जानकर। तुझे अब गली मोहल्ले में बातें करने का टाइम भी नहीं है। वैसे तेरी बहू की तारीफ बहुत सुनी है मैंने भी। अब मेरी बहू तारीफ लायक है तो तारीफ ही करूंगी ना। तू बता, तेरा यहाँ पे कैसे आना हुआ? अब तू नहीं आई तो मैंने ही सोचा तेरे घर जाके तुझसे मिल लूं। इसी बहाने बहू के हाथ की चाय ही मिल जाएगी पीने के लिए। जी आंटी जी, आप यही माँ जी के साथ बैठकर बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना बोलकर काजल चाय बनाने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कुंती और उसकी पड़ोसन आपस में बात करने लगती हैं। कुछ देर बाद काजल अपने हाथों में अपनी पड़ोसन के लिए लेकर चाय आती है। अरे बहू, बुरा मत मानियो, लेकिन सच कहूँ तेरे बाल बिल्कुल सफेद होते जा रहे हैं। लग रहा है तुम हमारे रवि से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो। पड़ोसन के मुंह से बालों की बात सुनकर काजल हिचकिचा जाती है और कहती है, ये कैसी बात कर रही हो आप आंटी जी? मेरे बाल सफेद, अगर किसी के बाल सफेद हो रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ज्यादा उम्र का है। कभी कभी कैल्शियम की कमी की वजह से ना बाल सफेद हो जाते हैं। और वैसे भी बचपन में मेहंदी बहुत इस्तेमाल की थी ना मैंने, जिसके साइड इफेक्ट अब दिख रहे हैं। काजल की बात सुनकर कुंती की पड़ोसन तो कुछ नहीं कहती और चुपचाप चाय पीकर निकलती है। कुछ ही देर बाद कुंती की बेटी रुचिका वहाँ पर आती है। रुचिका को देख काजल के चेहरे पर मुस्कान आती है। रुचिका, तुम यहाँ कैसे? अरे यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगता है तुम दोनों पहले से ही जानते हो एक दूसरे को। और नहीं तो क्या माँ, भला मैं काजल को कैसे भूल सकती हूँ? आखिर कॉलेज में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड जो थे। क्या माँ? रुचिका, माँ जी तुम्हारी माँ है? हाँ काजल, पर तुम मेरी माँ को माँ बोल रही हो। क्या तुम्हारी शादी मेरे भाई से हुई है? हे भगवान, रवि रुचिका का भाई है। मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी। और अगर रवि रुचिका का भाई है तो रुचिका शादी में क्यों नहीं आई? और नहीं तो क्या, काजल तुम्हारी भाभी है। लेकिन माँ ऐसे कैसे हो सकता है? काजल तो मेरी उम्र की है। भला आप रवि की शादी काजल से कैसे करवा सकती हैं? रुचिका की बात सुनकर कुंती हैरान रह जाती है। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन काजल तो हमारी रवि से भी छोटी है। अच्छा, तो इन मैडम ने हमारी फैमिली से झूठ कहा कि इनकी उम्र कम है। पर माँ सच तो ये है कि इसकी उम्र रवि से छोटी नहीं बल्कि बड़ी है। अच्छा, तो अब समझ आ रहा है। ये जो तेरे बाल सफेद होने का कारण है ना, ये कोई केमिकल नहीं बल्कि तेरी उम्र है। तू अपनी उम्र छुपाती थी ना, मक्कार, झूठी, धोखेबाज। तेरा पूरा परिवार झूठा है, सबने मुझसे झूठ बोला। अरे माँ, मैं तो शादी में आ नहीं पाई, वरना इनकी औकात तो मैं शादी वाले दिन ही दिखा देती। काजल, तू मुझे बहुत अच्छी लड़की लगती थी, पर तू इतना बड़ा झूठ बोलेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे तेरे जैसी झूठी और मक्कार औरत ना हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अपनी ननंद और सास की बात सुनकर काजल की आंखें भर आती हैं। हाँ, मैंने और मेरे घर वालों ने झूठ बोला, वो भी बस इसीलिए क्योंकि मेरी शादी कहीं भी नहीं हो रही थी। और आप लोगों को तो मैं पसंद भी थी। और रुचिका, तू तो मुझे अपनी दोस्त बोलती थी, तू अब भी मुझे ये बोल रही है कि मैं अच्छी लड़की हूँ।
फिर भी तू मुझसे नफरत कर रही है। क्यों रुचिका, क्यों? बस इसीलिए क्योंकि मैंने तेरे भाई से शादी कर ली। काजल की बात सुनकर रुचि और कुंती शांत हो जाते हैं। अगर आप लोगों को मैं गलत लग रही हूँ और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूँ, तो ठीक है, मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इतना बोलकर काजल अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी रवि वहाँ पर आ जाता है और अपनी पत्नी को रोकते हुए कहता है। काजल, काजल तुम कहाँ जा रही हो? रवि का सवाल सुनकर रुचिका और कुंती उसको सारी बात बताती हैं, जिस पर रवि कहता है, वाह माँ, सही है आपका, बिल्कुल सही है। हाँ, जब शादी करवाने का समय आया तब तो आपने कुछ पता नहीं किया, जल्दबाजी में शादी करवा दी। और अब कह रही हो कि आपकी बहू की उम्र आपके बेटे से ज्यादा है। पहले पता लगा लेती तो कुछ हो जाता क्या? जब पहले आपने ध्यान नहीं दिया तो अब क्यों ध्यान दे रही हो? मेरी बात कान खोल के सुन लो। काजल इस घर की बहू है तो वो इस घर में ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। और आपको इसे बहू नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन मैं इसे अपनी पत्नी मानता हूँ। रवि की ये बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रवि बिल्कुल सही कह रहा था। इस तरह अब सभी लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन रवि को अपना स्टैंड लेता देख काजल को बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह एक बार फिर नए सिरे से रवि और काजल अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि एक माँ बाप अक्सर अपने बच्चों के लिए एक ऐसा रिश्ता देखते हैं जहाँ उनके बच्चे हमेशा खुश रहे। लेकिन क्या हो जब शादी होने के बाद उन्हें कुछ ऐसा पता चले जिसकी कल्पना करना भी हमारे बस की बात नहीं। ऐसी एक कहानी है कविता की। कविता अपनी माँ सावित्री के साथ रहा करती थी। कविता की उम्र अब शादी लायक हो गई थी, लेकिन अब तक उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। बस इसी बात की चिंता सावित्री को सता रही थी। ऐसे एक दिन कविता अपने आंगन में बैठकर काम कर रही थी, तभी उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक औरत बाहर आती है। कविता? जी हाँ, मैं ही कविता हूँ। आप कौन? अरे मेरी बच्ची, मैं तो तेरी शहर वाली मौसी हूँ। तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? जी, कौन सी मौसी? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाँ हाँ, तू पहचानेगी भी कैसे? अरे जब तू छोटी थी ना, तब तेरी माँ मेरे घर आई थी, और अब देखो तू कितनी बड़ी हो गई है। खैर, सावित्री कहाँ है? कविता रीमा को इशारे में बताती है। उसके बाद रीमा अंदर जाकर अपनी बहन को आवाज देती है। सावित्री, ओ सावित्री। रीमा की आवाज सुनकर सावित्री पीछे पलटती है, जहाँ वो अपनी बड़ी बहन रीमा को देखकर काफी खुश होती है। रीमा दीदी, आप यहाँ कब आई? बस आज ही आई हूँ, और देख आते ही तुझसे मिलने आई हूँ सबसे पहले। रीमा को देख सावित्री बहुत खुश थी। कुछ देर बाद जब कविता बाहर से अंदर आती है तो अपनी अनजान मौसी को देखकर शांति से अपने कमरे में जाने लगती है, पर सावित्री उसको रोकते हुए कहती है। कविता बेटा, तूने इन्हें नहीं पहचाना क्या? वो नहीं माँ, मैंने इन्हें नहीं पहचाना, लेकिन ये कह रही हैं कि ये मेरी मौसी है, तो होंगी मेरी मौसी। वैसे सावित्री, अगर ये मुझे नहीं पहचान रही है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई मुझे यहाँ जानता ही नहीं है। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा मत कहो। मैं मानती हूँ कि मम्मी पापा ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे रिश्ता तोड़ लूंगी। और मैं हमेशा आपको अपना समझती हूँ। और जब कविता छोटी थी तो मैं उसको आपके पास लेके आई थी ना, लेकिन शायद उसके बाद ना मेरी किस्मत ही बदल गई, इसलिए तो मैं आपके पास दोबारा मिलने नहीं आ पाई। बस रोना धोना यही रह गया जिंदगी में। तो मैं आपसे किस मुंह से बात करती, कैसे आती आपके पास? सावित्री अपनी बात खत्म नहीं करती, उससे पहले उसकी आंखें भर आती हैं। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर कविता अपनी माँ को संभालते हुए कहती है। माँ, जो होना था हो गया, अब आप उन दिनों को याद मत कीजिए। लेकिन सावित्री, मैं जानना चाहती हूँ कि तेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तू इतनी बेबस हो गई थी? मौसी जी, आप अभी आई है ना, तो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो आप कुछ खा लीजिए। कविता की बात रीमा नहीं काटती और उस टॉपिक को छोड़ खाने के लिए बैठ जाती है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और सभी लोग बाजार जाते हैं और मस्ती करते हैं। समय बीतता है और रात हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। देर रात सभी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रीमा अपनी बहन से एक बार फिर से वही सवाल करती है। सावित्री, मैं जानना चाहती हूँ कि तेरे साथ हुआ क्या था? मैं बताती हूँ। जब मेरी मोहन जी से शादी हुई थी ना, तब तो उनका बर्ताव बहुत अच्छा था, बहुत प्यार करते थे मुझसे। लेकिन जब से कविता हुई ना,
उनका बर्ताव बिल्कुल ही चेंज हो गया। उनका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। मतलब ये कि उन्हें ना बेटा चाहिए था, लेकिन मुझे तो बेटी हुई थी। और वो बेटी होने के बाद ना मुझे बहुत टॉर्चर करने लग गए। उन्होंने कई बार मुझे और मेरी बच्ची को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन हम ना किस्मत से बार बार बच जाते थे। और जब उनकी सारी हदें पार हो गई ना, तो मैं समझ गई थी कि मुझे अपनी बच्ची को बचाना होगा ना, तो इनसे दूर होना पड़ेगा। तो मैं उसी टाइम उनसे दूर चली गई। और अब देखना, समय के साथ मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। अब बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, बस एक अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करा दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सावित्री, तूने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सहा है। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अब तुझे ऐसी कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े और तू और तेरी बेटी कभी भी दुखी ना हो। दीदी, अब तो मुझे जब भी शांति मिलेगी जब मेरी बेटी की शादी होगी। आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का होगा तो जरूर बताना। नेकी और पूछ पूछ अरे मेरी नजरों में तो एक नहीं बल्कि बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तू उनसे अपनी बेटी की शादी करवाएगी भी या नहीं। क्यों? अगर लड़का अच्छा होगा तो शादी करवाऊंगी ना। चाहे फिर वो कोई भी रहे। देखो दीदी, मेरी लड़की कहीं भी रहे, बस खुश रहे, मैं तो यही चाहूंगी बस। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने तकलीफ सही है वो मेरी बेटी को मिले। हमारी कविता को कभी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लड़के का खुद का बिजनेस है। सोचो, जिस लड़के का काम खुद का हो वो भला तुम्हारी बेटी को तकलीफ कैसे दे सकता है। अरे हमारी कविता तो राज करेगी, लेकिन लड़का शहर में रहता है। तो क्या हुआ दीदी, लड़का अच्छा है, शहर में रहता है, उसका घर परिवार भी अच्छा है, तो फिर क्या परेशानी है? मैं अपनी लड़की को शहर भेजने के लिए तैयार हूँ। अच्छा दीदी, आपके पास कोई फोटो होगी क्या? और नहीं तो क्या, रुक मैं तुझे अभी फोटो दिखाती हूँ। रीमा अब अपने बैग के पास जाती है और अपने पर्स में से एक फोटो सावित्री को दिखाती है। फोटो में लड़का काफी अच्छे घर का लग रहा था। बस यही देख सावित्री उस लड़के के लिए हाँ कर देती है। अगली सुबह सावित्री अपनी बेटी कविता को अपने पास बुलाती है और उस लड़के का फोटो दिखाते हुए कहती है, कविता देख, ये लड़का कितना अच्छा है ना। माँ, मैं क्या कहूँ, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब आप मेरे लिए कोई बुरा थोड़ी ना ढूंढोगी। बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सावित्री को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह वो कविता का रिश्ता रोहन से तय कर देती है। बहुत जल्दी कविता की शादी उस रोहन नाम के लड़के से हो जाती है। शादी करने के बाद हर लड़की के अपने सपने होते हैं और ऐसे ही सपने कविता के भी थे, लेकिन वो सपने जब टूट जाते हैं जब वो अपने ससुराल में कदम रखती है। रोहन जी, आज तो मेरा गृह प्रवेश है, तो घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे कविता, सब बिजी होंगे और तुम तो जानती हो ना, हमारा खुद का काम है। वैसे भी इस काम में मैं अकेला थोड़ी हूँ, अरे घर वाले भी साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी रोहन जी, आज घर में बहू आ रही है, उसके बाद भी। कविता ये बात बोल ही रही थी कि तभी एक लड़का और एक लड़की कविता को साइड करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर कविता हैरान हो जाती है। रोहन जी, अब ये क्या है? प्लीज रोहन जी, ये मत कहना कि ये सब नॉर्मल है। यार तुम कितने सवाल जवाब करती हो। देखो कविता, ये सब तुम्हें भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम लोगों के लिए आम बात है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। रोहन जी, भले ही मैं गांव की हूँ, लेकिन भला बुरा मुझे भी समझ आ रहा है। कविता के सवाल जवाब सुनकर रोहन को तो गुस्सा ही आ जाता है। वो गुस्से में कविता के ऊपर आज पहले ही दिन भड़क जाता है। अरे तुम्हें मैंने कहा ना, इस घर में सब बिजी रहते हैं। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, वरना उल्टे पाँव अपने गाँव निकल जाओ, समझी? रोहन कविता को दरवाजे पर अकेले ही छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। ये देख कविता की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। कविता अपनी आंखों में आंसू लिए बाहर ही खड़ी रहती है। तभी वहीं पास में बैठी वो लड़की आती है और उसे अंदर लाते हुए कहती है, बड़ी मालकिन, आप अंदर आइए, आपको यहाँ हर कोई देखेगा, इसीलिए आप इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए। गंगू कविता को अंदर लाती है और उसके मन में एक सवाल था कि आखिर उसके ससुराल में ये हो क्या रहा है। कविता गंगू से कुछ पूछती कि उससे पहले ही गंगू वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। ये कौन है और ये इस तरह बिस्तर पर क्यों लेटी है? कविता खुद से सवाल कर रही थी। तभी वहाँ पर रोहन आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, कविता मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं रोहन जी, गुस्सा था थोड़ा तो आपने बोल दिया मुझे। अच्छा अब हम चलें? हाँ, लेकिन रोहन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ
कि ये जो सामने बिस्तर पर लेटी है वो कौन है। कमरे में चलो, सब बताता हूँ। वो मेरी माँ है कविता। तुम्हें पता है, आज से कई साल पहले जब मेरे बाबा गए तो माँ की तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन उसके बाद भी माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमें इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज हम कुछ भी लेते हैं तो हम कुछ सोचते नहीं ज्यादा, और वो सब माँ की वजह से हुआ। लेकिन माँ की हालत उस दिन खराब हो गई जब वरुण ने उनका साथ छोड़ दिया। वरुण? हाँ, वरुण मेरा छोटा भाई। माँ उससे बहुत प्यार करती थी, और सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी समय उसकी मौत हो गई। तब से माँ सदमे में है, और माँ के ना होने पर हमारा पूरा घर बिखर गया है। और आज जो तुमने देखा वो कोई और नहीं बल्कि मेरा दूसरा भाई है। उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए वो आए दिन लड़कियां घर में लाता है। जब हम उसे रोकते हैं तो हम पर भी गुस्सा करता है। मुझे बस एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो हमारे इस मकान को घर बना सके। आप चिंता मत कीजिए रोहन जी, मैं हूँ ना इस घर में। मैं इस घर को पहले की तरह बना दूंगी। कविता अपने बिगड़े हुए ससुराल का सच जान लेती है और ठान लेती है कि अब वो अपने बिगड़े ससुराल को संभालेगी। समय बीतता है। बीतते समय के साथ कविता अपने ससुराल में हर किसी के लिए सख्ती कर देती है, और ऐसे एक दिन कविता का देवर लेट नाइट घर आता है। देवर जी, ये कोई समय है घर आने का? मेरा तो समय यही है, इसी समय आता हूँ मैं। अच्छा जी, तो आप ऐसा भी क्या काम करते हो जो आप इतनी लेट घर आ रहे हो? अब होती कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाली? मैं आपकी भाभी हूँ, और भाभी होने के नाते मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ, और आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो भी जान सकती हूँ। खैर, आज तो आप लेट हो गए, लेकिन आगे से अगर आप लेट आए ना तो इस घर के दरवाजे हमेशा नहीं खुलेंगे आपके लिए। कविता का देवर अपनी बहकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब कविता का खौफ उस घर में आ चुका था। अब सभी लोग समय पर घर आते। कविता ससुराल का बहुत ध्यान रखती और उसकी सास भी जल्दी ही ठीक हो जाती है। अपनी माँ की हालत ठीक होते देख रोहन कविता को शुक्रिया करता है। कविता, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ भाभी, आपने हम सबको सुधार दिया, थैंक यू सो मच। इस तरह अपने बिगड़े हुए ससुराल को उसने सुधार दिया था। अब उसके ससुराल में उसकी इज्जत भी हो रही थी, क्योंकि कविता ने वो कर दिखाया था जो आज तक शायद किसी ने नहीं किया था, और कविता को अब उस घर में एक ऊंचा ओहदा मिल जाता है, और इस तरह सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। कहते हैं शादी के बाद हर लड़की के अपने सपने होते हैं, लेकिन क्या हो जब किसी के सपने घर आते ही टूट जाए। ऐसी ही कहानी है नंदिनी की। हाल ही में नंदिनी की शादी हुई थी। शादी के बाद वो अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल रही थी। हर कोई उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन अगर वो किसी के प्यार से वंचित रह जाती तो वो था उसका पति। जी हाँ, विराट की शादी जबरदस्ती नंदिनी से करवाई गई थी, और विराट इस शादी को ना मानते हुए भी अक्सर नंदिनी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ही दिया करता। ऐसी एक रात विराट घर आता है। माँ, खाना क्या बना है? जल्दी लगा दो, भूख लगी है। विराट की आवाज सुनकर नंदिनी बाहर हॉल में आती है, जहां विराट को खाने के टेबल पर वो बैठाकर उसके लिए खाना परोसने लगती है। नंदिनी को खाना परोसते देख विराट भड़क जाता है और उस पर गुस्सा उतारते हुए उससे कहता है, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, मेरा कोई काम मत किया करो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? माँ कहाँ है? मैंने माँ को आवाज दी थी ना। विराट जी, दरअसल माँ जी की तबीयत खराब है, इसीलिए उनकी जगह आज मैं खाना दे रही हूँ। और वैसे भी खाना माँ जी दे या फिर मैं दूँ, क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मेरी माँ है और मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना खाना पसंद है, समझी तुम? विराट जी, अगर वो आपकी माँ है तो मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, मेरा भी तो आपके ऊपर कोई हक बनता है। ना तो तुम मेरी पत्नी हो और ना ही तुम्हारा मुझ पे कोई हक बनता है, समझी तुम? आज के बाद अगर मुझ पे हक जमाने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर विराट गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेचारी नंदिनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपनी आंख में आंसू लिए खुद से कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि विराट जी को क्या हुआ है। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मेरी तरफ देखते भी नहीं है। हे भगवान, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो विराट जी मुझसे इतने खफा रहते हैं। नंदिनी खुद से सवाल ही कर रही होती है कि तभी उसकी ननंद काजल उसके पास आती है। भाभी, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ भाभी? भैया ने आपको फिर कुछ कहा क्या? नहीं काजल, तुम्हारे भैया ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस उनकी खामोशी मुझे अंदर से खाई जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मुझसे इस तरह कटे कटे क्यों रहते हैं।
मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी सजा वो मुझे देते जा रहे हैं। नंदिनी की बात सुनकर काजल एक लंबी सांस भरती है और वहाँ से अपनी नजरें झुकाए चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है। एक दिन नंदिनी अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसकी नजर विराट के बैग पर पड़ती है। ये विराट जी भी ना अपना सामान कभी भी समेट कर नहीं रखते हैं। बताओ, ये सामान यूं ही रखा हुआ है, अगर इसमें से कोई सामान इधर उधर हो गया फिर वो गुस्सा करेंगे। इतना बोलकर नंदिनी अब विराट के बैग को खोलकर उसका सामान चेक करती है कि कहीं कोई सामान गायब तो नहीं हो गया, लेकिन उसकी नजर बैग के अंदर रखी उस एल्बम पर जाती है। जब नंदिनी उस एल्बम को खोलती है तो देखती है कि विराट एक लड़की के साथ है और विराट उस लड़की के साथ अपने कई सारे अच्छे पल गुजार चुका है। ये कौन है? उन फोटोज को देखकर नंदिनी के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, पर उन सवालों को आखिर पूछे किससे? उसके मन में ये सवाल चल ही रहे थे। कुछ देर बाद नंदी अपने पति के बैग को लेकर अलमारी में रख देती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। देखते देखते सुबह से दोपहर हो जाती है और अब उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी सास नेहा के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। दोपहर के 2 बज रहे हैं, आपको खाना समय से खा लेना चाहिए। हाँ बहू, तो ठीक कह रही है, लेकिन मुझे ये तो बता कि सुबह से कहाँ थी तू? मुझे तो दिखाई भी नहीं दी। माँ जी, मैं तो अपने कमरे में ही थी। वो दरअसल बात ये है ना कि आज थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। अच्छा, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आपको दवाई भी तो खानी है। नंदिनी अपनी सास के लिए खाना लेकर उसके कमरे में एक बार फिर से जाती है। बहू, सच में तू खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है। मन तो करता है तेरे हाथों का खाना खाते ही जाऊं। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है तू, पेट भर जाता है, लेकिन मन तो बिल्कुल नहीं भरता। अम्मा जी, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मुझे सब कुछ सच बताओगी? हाँ बहू, तू इस घर की बहू ही नहीं, बेटी भी है। तू बता, क्या जानना है तुझे? माँ जी, आज सुबह जब मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी तब मुझे विराट का एक बैग नजर आया और जब मैंने उस बैग को खोला तो उसमें एक एल्बम दिखाई दी। जब मैंने उस एल्बम को देखा ना तो उसमें एक लड़की थी जिसमें विराट के साथ उसकी तस्वीर थी और उसमें लिखा हुआ था कि उनके पल उसके साथ बहुत हसीन गुजरे हैं। मैं जानना चाहती हूँ माँ जी कि वो लड़की कौन है? नंदिनी बात बोलती है, उतनी ही देर में नेहा को खांसी उठ जाती है। बहू पानी ला दे। माँ जी, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे जवाब चाहिए कि आखिर वो लड़की कौन है। कहीं उसके चलते ही विराट मुझे अपना बनाने से कतरा तो नहीं रहे? देख बहू, हर इंसान का कोई ना कोई अतीत होता है, तेरा भी कोई अतीत होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, तू अतीत पे ध्यान ना देकर आज में जी ले। मैं जानती हूँ बहू, तू सब कुछ संभाल लेगी। इतना बोलकर नीलम खाने से ही उठ जाती है और नंदिनी अभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं ले पाती। अंदर ही अंदर वो बेचैन होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी शादीशुदा जिंदगी में क्या चल रहा है। समय यूं ही गुजर रहा था। एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे तभी काजल अपने भैया भाभी की दूरियों को देखकर जानबूझकर खाने के टेबल पर अपने भाई से कहती है, भैया, मैं क्या सोच रही थी कि आपकी और भाभी की शादी को कितना समय हो गया है और आप तो कितने समय से घूमने भी नहीं गए हो। तो मैं क्या सोच रही थी कि आपको ना भाभी को लेके जाना चाहिए घुमाने के लिए। वैसे बेटा, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। विराट, तू ऑफिस से छुट्टी ले ले और बहू को कहीं घुमाने ले जा और जितना हो सके एक दूसरे के साथ समय बिताओ। और वैसे भी दोनों की शादी इतनी जल्दी में हुई थी, एक दूसरे को समझने का मौका भी नहीं मिला होगा। मुझे किसी के साथ कहीं नहीं जाना है और कोई जरूरत नहीं है ये सब सोचने की। मेरे ऑफिस में मुझे बहुत काम है और काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। इसके लिए ना मैं छुट्टी नहीं ले सकता और मैं छुट्टी लेना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे कहीं जाना ही नहीं है। विराट की ऐसी बात सुनकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है और ना चाहते हुए भी वो विराट से कहती है, आप तो रहने दीजिए विराट जी। आशिकीबाजी आपने कितनी की है और कितनी नहीं, ये भी मुझे अच्छे से पता है। अरे आप मुझसे इतने खफा क्यों रहते हैं? इसका जवाब मुझे आपके बैग से मिल चुका है। क्या कहा तुमने मेरे बैग को छुआ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आज तक मैंने अपने बैग को किसी को छूने नहीं दिया और तुमने मेरे बैग को हाथ लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग को छूने की? आपकी पत्नी होने के नाते मैंने उस बैग को छुआ। अरे मुझे तो लग रहा था कि आपका कोई जरूरी सामान होगा, इसीलिए आप उस बैग को छूने के लिए मना करते हो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आपने मुझसे अपनी दूसरी प्रेमिका की यादें छुपा रखी हैं।
नंदिनी की ऐसी बात सुनकर विराट को तो और भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में नंदिनी को जोरदार थप्पड़ मारता है और वहां से चला जाता है। घर में इतना कलेश देखकर काजल और नीलम खुद के किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। जिसके बाद काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, अब ना पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमें ना भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए, और वो भी सच सच। सच? कैसा सच? आखिर कौन से सच की बात कर रही हो तुम? नहीं काजल, अगर हमने नंदिनी को सच बता दिया तो वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन माँ, हम इस सच को कैसे छुपा सकते हैं? भगवान के लिए मुझे सब कुछ सच बता दीजिए। आखिर आप लोग मुझसे ऐसा कौन सा सच छुपा रहे हो? नंदिनी की बातें सुनकर नीलम उसके आगे हाथ जोड़ लेती है। अपनी आंखों में आंसू लिए उससे कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने जाने अनजाने में तेरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने सोचा था तू मेरे घर में आएगी तो मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। मैंने बहुत गलत किया, मेरा बेटा तो उसकी यादों से अभी तक बाहर नहीं आ पाया। मैं कुछ समझी नहीं, प्लीज मुझे साफ साफ बताइए कि क्या बात है। भाभी, मैं आपको सच सच बताती हूँ। आज से 1.5 साल पहले भैया ना एक लड़की से बहुत प्यार करते थे जिसका नाम था नेहा। विराट अपनी माँ नीलम और बहन काजल के साथ रहा करता था। विराट अच्छी सी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर था और वो नेहा नाम की एक लड़की से बेहद प्यार करता था। विराट ने नेहा के बारे में अपने घर में बता रखा था, लेकिन नेहा नीलम को जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि नेहा के माँ बाप नहीं थे। उसके चाचा चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ये सब जानते हुए भी विराट उससे बहुत प्यार करता था। नेहा और विराट की उम्र हो रही थी और एक दिन नेहा विराट के पास आती है। विराट, मेरे चाचा चाची ना मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो देखो अब मैं ज्यादा समय तक रुक नहीं सकती। अब तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। अरे नेहा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम मंदिर में जाके शादी कर लेंगे। लेकिन विराट, तुम्हारी माँ इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी। अरे शादी मुझे करनी है, माँ को थोड़ी करनी है। विराट के इस सवाल से नेहा चुप हो जाती है और वो शाम को विराट के साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद विराट नेहा को अपने घर लाता है और नेहा को देखकर उस पर भड़कते हुए नीलम कहती है, विराट, क्या किया तूने ये? तूने अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और इस लड़की से शादी कर ली। माँ, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि आप नेहा के लिए कभी नहीं मानती और मैं नेहा को खोना नहीं चाहता था। हाँ तो तू रह इस लड़की के साथ, लेकिन आज इस घर से 2 लाशें जाएंगी, एक तेरी बहन की और तेरी माँ की। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में अपनी बेटी काजल के साथ चली जाती है। ये देख विराट अपनी माँ के आगे घुटने टेक देता है और नेहा से अलग होने का फैसला कर लेता है और इस तरह नेहा और विराट अलग हो जाते हैं। लेकिन विराट अभी भी नेहा का पूरा खर्चा उठा रहा था। इस बात से अनजान नीलम और काजल विराट के लिए लड़कियां देखने लगते हैं, जिसके बाद विराट की शादी नंदिनी से हो जाती है। पर जब हमें इस बात का पता चला कि भैया आज भी नेहा से प्यार करते हैं, तो हमें बहुत पछतावा होने लगा भाभी। इतना बड़ा सच जानने के बाद नंदिनी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर अपने पति से कहती है, विराट जी, मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर इतना बड़ा तूफान पनप रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके और नेहा के बीच से कब की हट चुकी होती। लेकिन आज जब मुझे सच पता चला तो मुझे खुद की किस्मत पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि मुझे हर किसी का प्यार मिला, लेकिन आपका प्यार मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं आपका प्यार ही नहीं हूँ। सही कहते हैं लोग, जबरदस्ती हम किसी को नहीं रख सकते। इसलिए विराट जी, मैंने ये सोचा है कि मैं आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नंदिनी की बात सुनकर विराट भी शौक हो जाता है। विराट कुछ बोलता इससे पहले ही वो उसे कसम दे देती। इस तरह विराट चुप हो जाता है और नंदिनी अपना सामान पैक करके वहाँ से घर छोड़कर चली जाती है।